संपत्ति का सृजन धन्य मनुष्य के सोचने की शक्ति का उत्पाद होता है। अगर आपने वर्ष 1956 में उस समय $10,000 का निवेश किया होता जब वॉरेन बफे ने निवेश साझेदारी का काम शुरू किया, तो आज आप सारे कर, व्यय और शुल्क चुकाकर भी $30 करोड़ के स्वामी होते। वॉरेन की कामयाबी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने किसी उत्पाद के पेटेंट से धन अर्जित नहीं किया, ना ही किसी नई प्रौद्योगिकी का विकास किया, ना ही रिटेल की अवधारणा के आधार पर व्यापार किया, ना ही अपना कोई व्यापार शुरू किया। उन्होंने जिन साधनों का इस्तेमाल किया वे आज के पूंजीवाद जगत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हैं। असाधारण अनुशासन और मूल्य आधारित निवेश के सिद्धांतों पर अमल। वारेन अब तक $100 अरब से अधिक की पूंजी अर्जित कर चुके हैं और आज भी वह धन का सृजन कर रहे हैं। वह मानते हैं कि दूसरे लोगों के व्यापार में निवेश करते हुए मुनाफा अर्जित करने का कोई गुप्त मंत्र नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस तरह धन अर्जित कर सकता है। इसके लिए उन्हीं विधियों और सिद्धांतों का पालन करना होगा जिन्हें वारेन ने अपने जीवन में अपनाया है। कोई भी इस तरह धन अर्जित कर संरक्षित रख सकता है और अगली पीढ़ी को सौंप सकता है। वारेन की कामयाबी की कहानी सुनने में ऐसी लगती है कि जल्द कोई विश्वास नहीं कर पाता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यह कथा ऐसी है कि किस तरह एक व्यक्ति ने पूर्वजों की दौलत का सहारा लिए बिना ही, परिवार के व्यापार का दायित्व संभाले बिना ही, दूसरों का अनुकरण किए बिना ही, बिना किसी ऊंची पैरवी या पहुंच की सहायता लिए ही, बिना किसी मोटी तनख्वाह की नौकरी किए ही प्रचुर संपत्ति का सृजन किया और अपनी अधिकांश दौलत मानवता के लिए दान कर दी। अमीर बनना आसान है। किसी अमीर परिवार में पैदाइश के जरिए, किसी अमीर औरत से शादी के जरिए या लॉटरी जीतकर अमीर बना जा सकता है। लेकिन अमीर बनने का आदर्श तरीका वारेन का आजमाया हुआ है। अपना व्यापार करना और आमदनी से कम खर्च करते हुए गुजारा करना। जिस तरह वारेन ने किया, अमीर बनने की इच्छा रखने वाले शेयर बाजार के जरिए दूसरों के व्यापार का अंश खरीदकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। निवेश और प्रबंधन के गुरों को सीखकर ज्यादा से ज्यादा शेयरों को खरीदते हुए दूसरों के व्यवसाय का स्वामित्व भी खरीद सकते हैं। वारेन स्वयं अरबपति बने और संसार के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने साझेदारों और शेयरधारकों के लिए भी प्रचुर धन का सृजन किया। अपने लिए, परिवार के लिए और अपने फाउंडेशन के लिए अर्जित किए गए प्रत्येक डॉलर की तुलना में उन्होंने दूसरों के लिए $2-2 का सृजन किया। लंबे अरसे तक निवेश करते हुए वारेन ने जिस तरह अपने लिए तथा दूसरों के लिए संपत्ति का सृजन किया, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने ठोस सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए अमीरी की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। भले ही इस मंजिल को पाने में दशकों का समय लगा। वारेन ने पहले अपने साझेदारों के साथ बर्कशायर हैथवे नामक टेक्सटाइल मिल के शेयरों को 60 के दशक के मध्य में खरीदना शुरू किया। तब प्रति शेयर की कीमत $7 से $17 तक थी। सन 1967 में इस कंपनी का राजस्व $39 मिलियन था। 1965 में वारेन ने $20 मिलियन से भी कम की रकम चुकाकर इस कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिए और कंपनी का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। अगले 4 दशकों में वारेन ने मूल निवेश के जरिए $100 अरब से अधिक की संपत्ति अर्जित कर ली और ऐसा करते हुए उन्हें मामूली रूप से अतिरिक्त पूंजी की सहायता लेनी पड़ी। संपत्ति सृजन की असाधारण प्रतिभा। संभवतः अमेरिकी लेखक, कवि एवं दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ठीक ही कहा है, मनुष्य अपनी खूबियों, विचारों और प्रकृति के मेल से अमीर बनने और समृद्धि हासिल करने के लिए जन्म लेता है। संपत्ति एक बौद्धिक उत्पाद है। इस खेल के लिए विनम्रता, बुद्धिमत्ता, तीव्रता और धैर्य के गुणों को सीखना जरूरी है। वारेन अमीर बनकर पैदा नहीं हुए थे, मगर उनमें शुरू से ही संपत्ति सृजन की असाधारण प्रतिभा थी। उन्होंने जीवन भर जो प्रचुर संपत्ति अर्जित की और मानव जाति के कल्याण के लिए दान किया, उसके पीछे पूरी तरह उनकी बौद्धिक क्षमता काम कर रही थी। वह भी नर्म, बुद्धिसम्मत, निर्णायक और धैर्यशाली व्यक्ति है। यह चमत्कारी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत से पैदा की गई पूंजी से शुरुआत की और जो पूंजीवादी व्यवस्था में अनवरत अपनी प्रतिभा का सटीक इस्तेमाल करते हुए विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने जो कुल संपत्ति अर्जित की वह इराक, इथोपिया और कोस्टारिया या क्यूबा, उत्तरी कोरिया और यमन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से ज्यादा है। 30 अगस्त 1930 को वारेन का जन्म नेब्रास्का के ओमाहा शहर में हुआ। हार्वर्ड बफे उनके पिता थे और लैला बफे उनकी माता थी। वह मजाक के लहजे में कह चुके हैं कि
सन 1929 में जब शेयर बाजार लुढ़क गया था, उसी समय वे माता के घर में आए थे। चूंकि उनके शेयर ब्रोकर पिता के पास करने के लिए कोई और काम नहीं था, वह मजाक के लहजे में बोले, उस समय निवेशकों ने जो अविवेकपूर्ण व्यवहार किया था, वह मेरे आनुवंशिक कोड में अच्छी तरह दर्ज है। वारेन अक्सर कहते रहे हैं कि श्वेत पुरुष और अमेरिकी के रूप में जन्म लेना उनके लिए खुशनसीबी की बात थी। वह एक लोकतांत्रिक और पूंजीवाद समाज में पैदा हुए, जहां निजी तौर पर उन्नति करने की प्रचुर संभावनाएं थी। अगर उनका जन्म 100 साल पहले हुआ होता, या वह तीसरी दुनिया के किसी देश में पैदा होते, जहां उन्हें पूंजी आवंटन की दक्षता की जगह कोई दूसरा काम करना पड़ता, तो ऐसी समृद्धि हासिल कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो सकता था। उनकी इसी कामयाबी का नतीजा है कि अब तक उनके बारे में 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। उनमें शुरू से ही कंपनियों का मूल्यांकन करने की अनूठी क्षमता थी। इसके अलावा इतिहास के जिस कालखंड में उनका जन्म हुआ, उस समय आर्थिक विस्तार का अनुकूल माहौल था और पूंजीवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ, जहां विश्व की महज 4% आबादी रहती है, मगर विश्व की आधी पूंजी और बड़ी कंपनियां वही हैं। जहां ऐसी राजनीति और वैधानिक प्रणाली है जिसमें पूंजी आवंटन से जुड़ी प्रतिभाओं के साथ सभी पेशों में समान बर्ताव किया जाता है, और जिस देश में एक सदी के दौरान जीवन स्तर में 7 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। वारन के मित्र और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक उन्हें छेड़ते रहे हैं कि अगर वारन का जन्म कुछ शताब्दी पहले हुआ होता और उनमें सुनने व दौड़ने की क्षमता नहीं होती, तो जरूर कोई जंगली जानवर उन्हें अपना आहार बना लेता। जब वारन अगर स्त्री बनकर उस युग में पैदा हुए होते जब स्त्रियों पर कई तरह की बंदिशें लागू थी, तो निवेश करने की जगह वह गृहिणी, शिक्षक, सचिव या नर्स बन गए होते। वारन के पिता ओमाहा में स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी संचालित करते थे और बाद में वह नेब्रास्का क्षेत्र के लिए सांसद बने। इस तरह की पृष्ठभूमि भी वारन की किस्मत संवारने में मददगार साबित हुई। हालांकि पिता ने वारन को विरासत में दौलत नहीं सौंपी थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे को पैतृक संपत्ति की जरूरत नहीं थी। पिता ने वारन को विरासत में शेयरों के प्रति आकर्षण, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आत्मविश्वास, चरित्र से जुड़े उच्च मापदंड और राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता सौंपी थी। इन्हीं गुणों की सहायता से वारन ने जीवन में लगातार सफलताएं हासिल की। पिता ने वारन को स्वतंत्रता की भावना का विकास करना सिखाया था। यही वजह है कि वारन ने अपने पिता की राजनीतिक पार्टी से भिन्न एक दूसरी पार्टी में अपनी रुचि दर्शाई। दोनों ही चंचल स्वभाव के थे, मगर वारन के पिता हमेशा गंभीर रहते थे, जबकि वारन ने मजाकिया स्वभाव विकसित किया था। 6 वर्ष की उम्र में 20% मुनाफा। वारन के दादा ओमाहा शहर में ग्रासरी स्टोर बफे एंड सन का संचालन करते थे। उद्यमशीलता वारन के खून में घुली हुई थी। 6 वर्ष की आयु में ही वारन अपने उद्यमी स्वभाव का परिचय देने लगे थे। वारन ने 25 सेंट में कोक की बोतलों के 6 पैक खरीदे थे और प्रत्येक बोतल एक एक निकल की कीमत पर बेचकर 20% का मुनाफा अर्जित किया था। इस तरह वारन ने अपने भावी जीवन के पुरुषार्थ की बुनियाद रख दी थी। जिस समय दूसरे बच्चे गर्मी के मौसम में शाम के वक्त सड़कों पर मटर गश्ती करने में जुटे रहते थे, उस समय ये 6 वर्षीय पुरुषार्थ बालक घर घर जाकर कोक की बोतलें बेचकर धन अर्जित करने की कला का अभ्यास कर रहा था। जीवन के आरंभिक वर्षों से ही वारन गणित, नंबर, धन और सिक्कों के प्रति विशेष लगाव रखते थे। उनकी बहन ने बताया कि बचपन में वारन अपने साथ हमेशा धातु से निर्मित एक मनी चेंजर बेल्ट बांधकर घूमते थे। वारन को गणितीय उलझनों का समाधान करने के लिए कभी भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर की सहायता नहीं लेनी पड़ी। जीवन के आरंभ से अब तक वारन निरंतर धन अर्जित करने और धन की वृद्धि करने में जुटे रहे हैं। 8 साल की उम्र में वारन धन कमाने और व्यापार से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। $1000 कमाने के 1000 तरीके आरंभ में उनकी पसंदीदा पुस्तक थी। इस पुस्तक को उन्होंने कई बार पढ़ लिया था। 10 साल की उम्र तक भविष्य के सरपति ने ओमाहा के स्थानीय पुस्तकालय में मौजूद निवेश, वित्त और स्टॉक मार्केट से संबंधित दर्जनों पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। वारेन की याददाश्त तेज थी और याद की गई बातें व्यक्त करने में भी वे माहिर थे। नंबरों की दक्षता में उनका जवाब नहीं था। यही वजह है कि आरंभिक पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक कक्षा की छलांग लगाई थी। अपने पिता के स्टॉक ब्रोकर कार्यालय में ब्लैक बोर्ड पर खड़िया से शेयरों के भाव को रेखांकित करना शेयर बाजार के क्षेत्र में वारन का पहला अनुभव था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले टिकट टेप का चलन शुरू होने से पहले इसी तरह शेयरों के भाव को प्रदर्शित किया जाता था, जिसे मार्किंग द बोर्ड कहा जाता था। जून 1942 में 11 साल की उम्र में
ब्लैकबोर्ड पर शेयरों के भाव लिखते हुए ही वारेन ने सबसे पहले शेयरों की खरीदारी की थी। उन्होंने सिटी सर्विस प्रीफर्ड नामक कंपनी के 6 शेयर खरीदे थे। 3 शेयर वारेन ने अपने नाम से और 3 शेयर अपनी बड़ी बहन डोरिस के नाम से खरीदे थे। प्रत्येक शेयर की कीमत उस समय $38 थी। इन 3 शेयरों से पता चलता है कि उस समय उनकी कुल जमा पूंजी $100 थी। इन शेयरों की कीमत जल्दी ही गिरकर $27 हो गई, लेकिन कुछ अंतराल पर फिर कीमत बढ़कर $40 हो गई। उसी समय वारेन ने शेयरों को बेच दिया, लेकिन इस अनुभव से वारेन ने जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी सीख लिया। जैसे ही उन्होंने शेयरों को बेचा था, उसके तुरंत बाद ही प्रति शेयर कीमत बढ़कर $200 हो गई थी। संभवतः इस बात का अनुमान वह उस समय नहीं लगा पाए थे, मगर जल्दी बेचने और मूल्य की जगह बाजार भाव के आधार पर बेचने के निर्णय को भूल समझकर उन्होंने भावी जीवन में निवेश के ठोस सिद्धांतों को अपनाया था। 13 साल की उम्र तक ज्ञान प्राप्ति के प्रति अनूठी जिज्ञासा प्रदर्शित करते हुए वारेन इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि उन्हें भविष्य में शेयर बाजार का निवेशक ही बनना है। असल में उन्होंने अपने परिवार के एक मित्र को बता दिया था कि 30 साल की उम्र तक वह करोड़पति बन जाएंगे। अपने पिता के व्यवसाय के साझेदार की पत्नी मैरी फाक को वारेन ने सूप पीते हुए बताया था कि अगर वह करोड़पति नहीं बन पाए तो वो वहां की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर नीचे छलांग लगा देंगे। 14 साल की उम्र में पहला व्यवसाय। जब वारेन के पिता सांसद चुने गए, तब वारेन को अपने परिवार के साथ रहने के लिए ओमाहा से वाशिंगटन आना पड़ा, जहां वे हाई स्कूल की पढ़ाई करने लगे। वारेन देश की राजधानी में आकर खुश नहीं थे और उन्हें हमेशा अपनी जन्मभूमि ओमाहा की याद सताती रहती थी। वारेन जन्मभूमि के प्रति प्यार और लगाव का जीवन भर प्रदर्शन करते रहे। 14 साल की उम्र में वारेन उद्यमी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने 5 इलाकों में 500 अखबारों को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट नामक अखबार बेचते हुए वारेन हर महीने $175 कमाने लगे। जिस तरह कोका कोला बेचने का बचपन का उनका अनुभव बाद के जीवन में उनके लिए उपयोगी साबित हुआ, उसी तरह अखबार बेचने का अनुभव उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। जिस अखबार को वह किशोरावस्था में बेचा करते थे, बाद में उनकी होल्डिंग कंपनी ने उसी अखबार का सबसे अधिक स्वामित्व का हिस्सा खरीद लिया था। वारेन इस्तेमाल की गई गोल्फ की गेंदों का भी व्यवसाय करते थे। उन्होंने इस कार्य में पड़ोस के कई दोस्तों की मदद ली थी। अखबार की बिक्री और अन्य उद्यमों से अर्जित $1200 की रकम की सहायता से वारेन ने 14 साल की उम्र में नेब्रास्का में 40 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी और उसे एक किसान को किराए पर दे दिया। इस निवेश से पहली बार संकेत मिल गया था कि एक दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरपूर किशोर वयस्कों की तरह ठोस व्यापारी फैसले ले पाने में सक्षम हो चुका था। कृषि भूमि में निवेश के जरिए वारेन ने जीवन के आरंभिक वर्षों में ही अपने गृह राज्य नेब्रास्का के प्रति अपने गहरे लगाव का परिचय दिया था। वारेन ने जीवन भर इस लगाव को कायम रखा। किशोरावस्था में रियल एस्टेट की सौदेबाजी की खूबी थी कि वारेन स्वयं उस रियल एस्टेट की देखभाल नहीं करने वाले थे। जीवन में बाद के वर्षों में भी निवेश करते समय वे किसी कंपनी के मुख्यालय या कार्यक्षेत्र तक जाना जरूरी नहीं समझते थे, भले ही वे उन कंपनियों का मालिकाना हक खरीद लेते थे। हाई स्कूल में पढ़ते समय वारेन ने अपने साथी डोनाल्ड डेनेली के साथ इस्तेमाल की हुई एक पिनबॉल मशीन महज $25 में खरीदी थी। इस मशीन की वास्तविक कीमत $300 थी। $1 की वस्तु को 10 सेंट से भी कम कीमत पर खरीदने का गुर वारेन ने किशोरावस्था में ही सीख लिया था। बाद के वर्षों में अनेक अवसरों पर उन्होंने इस खूबी का परिचय दिया। दोनों मित्रों ने अपने स्कूल के नाम से प्रेरित होकर अपनी कंपनी का नाम विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी रखा और ग्राहकों के सामने ऐसा दिखावा किया मानो कोई विल्सन नामक व्यक्ति उस कंपनी का मालिक था और वह दोनों उस कंपनी के कर्मचारी थे। दोनों दोस्तों ने मशीन को एक हजाम की दुकान में रख दिया। प्रति खेल 5 सेंट की कमाई करते हुए मशीन के जरिए $4 की कमाई हुई, जो निवेश के लिहाज से अविश्वसनीय कमाई कही जा सकती थी। जब दूसरे हजाम वारेन और डोनाल्ड से नई मशीन लगाने के लिए कहते थे, तो दोनों अपने मालिक विल्सन से इस संबंध में बातचीत करने का बहाना करते थे। दोनों कहते थे कि विल्सन नई मशीन नहीं खरीदना चाहते और पुरानी मशीन से ही काम चलाना चाहते हैं। वारेन और डोनाल्ड ने इस तरह की 7 मशीनें खरीद ली थी और उन्हें अलग अलग हजाम की दुकानों में रखकर प्रति सप्ताह $50 की कमाई कर रहे थे। अगले वर्ष दोनों ने अपना यह कारोबार एक पूर्व सैनिक को $1200 की कीमत पर बेच दिया। इस कारोबार का अनुभव भी वारेन के लिए उपयोगी साबित हुआ। 4 दशक बाद वारेन की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वेंडिंग मशीन ऑपरेटर्स कंपनी कोका कोला की सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई।
आज भी वारन को ऑटो लाइसेंस प्लेट होल्डर पर उनकी किशोर व्यवस्था के व्यवसाय के प्रतीक के रूप में विल्सन कवाइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी का नाम प्रदर्शित है। यह उपहार उन्हें एक शेयर धारक की तरफ से मिला है। 16 साल की उम्र में वारन ने हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त की। उस समय तक उनके पास खुद की कमाई गई $6,000 की पूंजी जमा हो चुकी थी। वह उस समय से लेकर आज तक सदैव अपनी कमाई और कुल पूंजी से कम खर्च करने के सिद्धांत का पालन करते हुए सादगीपूर्ण जीवन गुजारते रहे हैं। 16 साल की उम्र तक वह व्यवसाय से संबंधित 100 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ चुके थे। वे आज भी जबरदस्त पढ़ाकू बने हुए हैं और एक बार में ही एक पुस्तक पढ़ लेने में विश्वास रखते हैं। जीवन में ऐसा भी समय आया जब वारेन एक दिन में 5 पुस्तकें पढ़ लेते थे। वे आम पाठकों की तुलना में 5 गुना तीव्रता से अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह औसत निवेशक की तुलना में 5 गुना तीव्रता से वे कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करते रहे हैं और आवश्यक आंकड़ों का संग्रह भी करते रहे हैं। वारेन के हाई स्कूल की ईयर बुक में दर्ज किया गया कि वारेन गणित के अच्छे विद्यार्थी थे और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भविष्य में स्टॉक ब्रोकर बनने वाले थे। उनके पिता उनकी कॉलेज शिक्षा का खर्च उठाते हुए उन्हें बचत और निवेश करने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया करवा रहे थे। कॉलेज शिक्षा, मूल्य आधारित निवेश के सिद्धांत की शुरुआत। वॉरेन ने पहले पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, लेकिन बाद में नेब्रास्का विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होकर सन 1950 में उन्होंने अर्थशास्त्र से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। लिंकॉन में स्थित नेब्रास्का विश्वविद्यालय के प्रति वारेन हमेशा एक किस्म का लगाव महसूस करते थे, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय परिसर में उनके माता पिता का प्यार कभी परवान चढ़ा था। इससे पहले वारेन बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ चुके थे और उस पुस्तक से अत्यंत प्रभावित हुए थे। ग्राहम बाद में उनके प्रोफेसर, नियोक्ता और जीवन भर के मार्गदर्शक बने। ग्राहम की पुस्तक पढ़ते हुए वारेन को निवेश का मूल मंत्र मिल गया था। इस पुस्तक में वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी मूल्य आधारित निवेश पर रोशनी डाली गई थी। इसमें बताया गया था कि वही निवेश सर्वश्रेष्ठ होता है जब खरीदार किसी तरह की भावना, भय या अफवाह अथवा बाजार के रुझान से प्रभावित हुए बिना मूल्य के आधार पर सोच समझकर निवेश करता है। 19 साल की उम्र तक वारेन के पास $9,800 की पूंजी जमा हो चुकी थी। उन्होंने अर्थशास्त्र की स्नातक शिक्षा के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन किया, मगर कम उम्र होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिला। इस बात से उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई, मगर एक और सुनहरा अवसर कोलंबिया में उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने सुन रखा था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया में अध्यापन करते थे। ग्राहम का सानिध्य प्राप्त करने की ललक के साथ वारेन ने कोलंबिया में दाखिला ले लिया। वहां ग्राहम के साथ डेविड डो भी अध्यापन कर रहे थे, जो मशहूर अर्थशास्त्री थे। दोनों ने मिलकर 735 पृष्ठों की पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस लिखी थी। वारेन शेयर बाजार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस पुस्तक को पढ़ने की सलाह देते रहे हैं। किसी भी कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने का गुर इस पुस्तक में बताया गया है। सन 1951 में 21 साल की उम्र में वारेन को पता चला कि उनके मार्गदर्शक ग्राहम जीईआईसीओ ऑटो कंपनी के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे। वारेन समझ गए कि अगर ग्राहम जैसे शख्स इस कारोबार से जुड़े हुए थे तो उनकी छत्रछाया में निवेश के सूत्रों को सीखने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। वारेन रेलगाड़ी में सवार होकर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे और शनिवार के दिन ऑटो कंपनी के मुख्यालय में पहुंचकर वहां मौजूद एक अधिकारी से कंपनी से संबंधित जानकारी प्राप्त की। प्रत्यक्ष वाहन बीमा के कारोबार का यह अनुभव बाद के वर्षों में उनके काम आया, जब उनकी कंपनी ने ऑटो कंपनी का स्वामित्व पूरी तरह खरीद लिया। वारेन के संपत्ति सृजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा लेनी चाहिए, ताकि उसके वास्तविक मूल्य का आकलन किया जा सके। कंपनी किस तरह मुनाफा कमाती है, इसके उपचारण का स्थायित्व क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसकी वृद्धि की संभावनाएं क्या है, इसके प्रतियोगियों की क्षमता कैसी है, इसका प्रबंधन कितना सक्षम और ईमानदार है, इस तरह के पहलुओं का पता जरूर लगा लेना चाहिए। जीईआईसीओ के मुख्यालय का दौरा करने से वारेन को ऐसे कई कारकों को समझने में मदद मिली। इन जानकारियों के आधार पर वारेन ने जीईआईसीओ के शेयरों में निवेश किया। फिर अगले ही वर्ष एक आकर्षक शेयर देखकर उन्होंने इन शेयरों को $15,259 में बेचकर नई कंपनी के शेयरों में निवेश किया। जीईआईसीओ के बारे में वारेन इतना अधिक जानते थे कि महज 21 साल की उम्र में उन्होंने द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल
क्रॉनिकल नामक पत्रिका के लिए जो शेयर मुझे सबसे अधिक पसंद है शीर्षक से एक शोध रिपोर्ट लिखी थी। अपने शोध के आधार पर वह समझ चुके थे कि जीईआईसीओ अपने प्रतियोगियों की तुलना में 5 गुना ज्यादा मुनाफा अर्जित कर रही थी, क्योंकि उसने एजेंटों की मदद लिए बिना प्रत्यक्ष बिक्री का तरीका अपना रखा था। वह इस कंपनियों की बारीकियों से अच्छी तरह परिचित थे और इसलिए उन्होंने बर्कशायर हैथवे के माध्यम से सन 1976 में इस ऑटो कंपनी के 1/3 शेयर $45.7 मिलियन में खरीद लिए थे। बाद में और शेयरों को खरीदते हुए उन्होंने इस कंपनी का आधा स्वामित्व हासिल कर लिया था। सन 1995 में वारेन ने इसके बाकी शेयरों को भी $2.3 बिलियन में खरीदकर इसका संपूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया। इस तरह यह कंपनी वारेन के स्वामित्व वाली ऐसी कंपनियों की सूची में जुड़ गई जो निरंतर मुनाफा अर्जित कर रही थी। सन 1951 में वारेन ने अर्थशास्त्र विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। वारेन वॉल स्ट्रीट में काम करना चाहते थे, मगर उनके पिता हार्वर्ड बफे और मार्गदर्शक ग्राहम ने ऐसा करने से मना किया। वारेन के जीवन के इन दो प्रभावशाली व्यक्तियों ने मंदी के वर्षों को देखा था और उनके पास शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का गहरा अनुभव था। दोनों व्यक्तियों ने इस युवा को महत्वाकांक्षी स्नातक को रोजगार सुरक्षा प्राप्त करने की सलाह दी और किसी बड़ी कंपनी में कार्य करने के लिए कहा। वारेन के पिता और ग्राहम मानते थे कि शेयर बाजार का मूल्य निर्धारण अतिशयोक्तिपूर्ण था। वारेन ने ऐसी सलाह पर अमल नहीं किया। वारेन ने ग्राहम के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उनके लिए निःशुल्क शेयर शोध एवं विश्लेषण का कार्य करना चाहते हैं, मगर ग्राहम ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि वारेन ही एकमात्र ऐसे छात्र थे जिन्हें शेयर विश्लेषण विषय में ग्राहम ने A+ दिया था। वारेन ने मजाक में इसकी वजह बताते हुए कहा था कि उनके प्रोफेसर महोदय ने यह प्रस्ताव सुनने के बाद तेजी से लागत मूल्य विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वारेन भले ही मुफ्त काम करने वाले थे, मगर यह सौदा फायदे का साबित नहीं होगा। असली वजह यह थी कि ग्राहम न्यूमैन पार्टनरशिप की नीति थी, यहूदियों को काम पर रखना। चूंकि उन्हें वॉल स्ट्रीट में रोजगार के मौके नहीं मिलते थे और इस तरह ग्राहम यहूदियों को रोजगार का अवसर देकर भरपाई करने की कोशिश करते थे। इस तरह वारेन ओमाहा लौट आए और अपनी बहन के कॉलेज की सहपाठी सुसान थॉम्पसन से नजदीकियां बढ़ाने लगे। सही मार्गदर्शकों और अच्छी आदतों का चुनाव। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए आदर्श व्यक्ति कौन है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। वारेन विद्यार्थियों से ऐसा कहते रहे हैं। वे कहते हैं, शुरू शुरू में आदत की जंजीर का स्पर्श हल्का महसूस होता है और बाद में इस कदर सख्त हो जाता है कि उससे मुक्त हो पाना कठिन हो जाता है। जानिए, आपके नायक जिस तरह आपको प्रभावित करते हैं उसी तरह आदतें भी आपको प्रभावित करती हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए वारेन कहते थे कि वह ऐसे सहपाठी को चुने जिसे वह भविष्य में अपनी कमाई का 10% देना पसंद करेंगे। तब विद्यार्थी सबसे बुद्धिमान या खेलकूद में माहिर या आकर्षक छात्र का चुनाव नहीं करते थे। वे ऐसे सहपाठी को चुनते थे जिसकी आदतें अच्छी होती थी, मार्गदर्शक सही होते थे, जो मूल्य व आदर्शों का पालन करते थे। ईमानदारी का कोई जवाब नहीं है और ऐसे ही व्यक्ति पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। इस अभ्यास को सतत जारी रखने की सलाह देते हुए वारेन विद्यार्थियों से एक ऐसे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कहते थे जिसे वह भविष्य में अपनी कमाई का 10% दे सके। वह कहते कि विद्यार्थी जिसे भी अपना आदर्श मानते हो उसके चरित्र की खूबियों पर गौर करें और उन्हें कागज पर लिखते चले जाएं। जैसे जैसे यह अभ्यास किया जाएगा विद्यार्थियों के मानस पटल में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप अपनी पसंद की आदतों की सूची तैयार करेंगे तो अपने भीतर भी उन्हीं आदतों का विकास करेंगे। जीवन में एक ही बार कोशिश करते हुए अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। ना ही सुविधा, हैसियत, संपत्ति की मदद से चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए मजबूत चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। जिस उम्र में ज्यादातर तरुण खिलाड़ियों या फिल्मी कलाकारों को अपना आदर्श चुन लेते हैं, उस उम्र में वारेन ने आंतरिक प्रेरणा और विवेक के आधार पर अपने पिता तथा बेंजामिन ग्राहम को अपना मार्गदर्शक मान लिया था। उस समय के चर्चित बास्केटबॉल खिलाड़ी जो डिमोगियो और मशहूर गायक एल्विस को अपना आदर्श बनाने की जगह वारेन ने एक स्टॉक ब्रोकर, राजनेता और मूल्य आधारित निवेश सिखाने वाले प्रोफेसर को अपना आदर्श बनाया था। उन दोनों के मार्गदर्शन में वारेन ने मूल्य सिद्धांत, नीतियां और निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने लिए मार्गदर्शकों और आदतों का चुनाव कर सकता है। आदतें ही हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। अच्छी बात यह है कि
हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जब हमारी उम्र कम होती है, तब आदतों को बदलना आसान होता है। शायद यही खास वजह है कि वारेन विद्यार्थियों से बातचीत करना और उन्हें प्रेरित करना पसंद करते हैं। सही मार्गदर्शकों को चुनकर और असाधारण कार्य व अनुशासन की आदतों का विकास कर वारेन हजारों निवेशकों, व्यापारियों, प्रबंधकों और अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी मिसाल बन गए। स्टॉक ब्रोकर के रूप में कैरियर की शुरुआत। वारन ने अपने पिता की स्थानीय कंपनी बफे एंड फाक में स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वे ओमाहा विश्वविद्यालय में रात्रि की कक्षा में अध्यापन भी करने लगे। इत्तेफाक से उनका विषय था निवेश के सिद्धांत। 21 वर्षीय वारन के ज्यादातर विद्यार्थी उनसे दोगुनी उम्र के थे, लेकिन वारन केवल आर्थिक सफलता की तरफ ही मन नहीं लगा रहे थे। इस बीच सन 1952 में उन्होंने अपनी बहन की सहेली सुसान से शादी कर ली थी। वे पत्नी के साथ रहने के लिए एक छोटे अपार्टमेंट में चले गए थे, जिसका मासिक किराया $65 था। एक साल के बाद उनकी प्रथम संतान का जन्म हुआ। जब वे हनीमून मनाने के लिए सड़क मार्ग से कैलिफोर्निया गए थे, तो अपने साथ ग्राहम की पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस को फिर से पढ़ने के लिए ले गए थे। अपने पिता के लिए काम करते हुए वारेन ग्राहम के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे। वे उन्हें स्टॉक रिसर्च और स्टॉक पिक्स भेजते रहते थे, जिनमें जीईआईसीओ वाहन बीमा का विश्लेषण भी शामिल था। वर्ष 1954 में ग्राहम ने न्यूयॉर्क में स्थित कंपनी के मुख्यालय में काम करने के लिए वारन को बुलावा भेजा। उस समय वारन का शुरुआती वेतन $12,000 सालाना था। यह वेतन उस समय के प्रमुख बेसबॉल लीग खिलाड़ियों के औसत वेतन $13,800 से कम और न्यूयॉर्क के स्कूली शिक्षक के वेतन $5,000 से ज्यादा था। 2 वर्षों के बाद ग्राहम ने सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया और अपनी पार्टनरशिप का समापन कर दिया। ग्राहम के साथ 2 वर्ष तक काम करने के बाद वारन अब अपने गृह नगर में अपनी निवेश पार्टनरशिप शुरू करने की तैयारी कर चुके थे। 6 साल पहले जब उन्होंने कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी, तब उनकी जमा पूंजी $9,800 थी, जो अब बढ़कर $1,40,000 हो चुकी थी। वे मितव्ययिता का सहारा लेते रहे थे और मूल्य आधारित निवेश करते रहे थे। 26 वर्षीय एक नौजवान का इस तरह विवेकपूर्ण फैसला करना किसी को भी चकित कर देता था। निवेश पार्टनरशिप की शुरुआत। वारेन न्यूयॉर्क से ओमाहा लौट आए और उन्होंने एक छोटी निवेश पार्टनरशिप कंपनी की स्थापना की। इसमें परिवार के सदस्यों और मित्रों को भी उन्होंने साझीदार बनाया था। घर से संचालित इस उद्यम में शुरू में केवल 7 साझीदार थे, जिन्होंने कुल मिलाकर $1,05,000 का निवेश किया था। वारेन ने स्वयं $100 का निवेश किया था, बगैर किसी औपचारिक कार्यालय या सेक्रेटरी के, बगैर कैलकुलेटर का सहारा लिए ही। अगले 13 वर्षों तक वारेन की कंपनी हर साल 29.5% मुनाफा अर्जित करती रही और किसी भी साल कंपनी को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। वारेन की बड़ी संतान और एकमात्र बेटी सुसी याद करती है कि जब वह छोटी थी तो सोचती थी कि उसके पिता होम अलार्म बिजनेस करते हैं, क्योंकि वह घर में काम करते थे और सिक्योरिटी एनालिस्ट की भूमिका निभाते थे। सन 1957 में जब वारेन की पत्नी तीसरी संतान को जन्म देने वाली थी, तब वारेन ने फरनाम स्ट्रीट इलाके में 5 बेडरूम वाला मकान $31,500 में खरीदा था। इस खरीदारी के लिए उन्होंने अपनी कुल पूंजी का 10% खर्च किया था। वे आज भी उसी मकान में रहते हैं। इस निवेश से भावी अरबपति के बुनियादी सिद्धांतों की झलक मिल जाती है। उनका सिद्धांत रहा कि बचत करो, निवेश करो और अपनी कुल पूंजी का महज 10% खर्च करो, जबकि ज्यादातर लोग मकान खरीदने के लिए अपनी कुल जमा पूंजी डाउन पेमेंट के रूप में दे देते हैं और अगले 20 वर्षों तक किस्तें चुकाने के लिए बैंक के कर्जदार बन जाते हैं। वारेन ने अपनी खरीदारी से यह संदेश भी दिया कि खरीदने के बाद घर को छोड़ना नहीं चाहिए और किसी भी कीमत पर उसे बेचना नहीं चाहिए। घर को कभी भी नहीं बेचने के इरादे के साथ वारेन अपने पीछे अपना घर उसी तरह छोड़ जाएंगे जिस तरह अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे को छोड़ जाएंगे। अपने ऐसे ही सिद्धांतों और जीवन दर्शक के सहारे वारेन शेयर धारकों को आकर्षित करते रहे हैं। ऐसे शेयर धारक बुनियादी लागत प्रति शेयर $17 के आधार पर 27 वर्षों से भी अधिक समय से उनकी कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं। वारेन अपनी विलक्षण नीतियों के सहारे शेयर धारकों के मन में विश्वास पैदा करते रहे हैं, जो आजीवन उनकी कंपनी के साथ नाता कायम रखना चाहते हैं। 30 साल की उम्र तक करोड़पति बनने का लक्ष्य जब वारेन ने पूरा कर लिया, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सन 1962 में वारेन की कंपनी, जिसने $10,500 से शुरुआत की थी, की कीमत $7.2 मिलियन हो चुकी थी।
उन्होंने फरनाम स्ट्रीट पर ही एक ऊंची इमारत में अपना कार्यालय खोल लिया, जहां वे आज भी गिने चुने कर्मचारियों के साथ काम करते हैं। यह कार्यालय उनके घर से नजदीक ही है। 1960 के दशक के आरंभ में वारन ने अपने अंदाज में शोध और अध्ययन करते हुए मैसाचुसेट्स के न्यू बेडफोर्ड में स्थित वस्त्र निर्माण कंपनी वाक्शे हैथवे का पता लगाया। वे निवेश करने से पहले हमेशा इसी तरह शोध करते हुए स्टीक कंपनी का चुनाव करते रहे हैं। उन्होंने इस कंपनी के शेयर $7 प्रति शेयर की दर से खरीदने शुरू किए, जो उसके वास्तविक मूल्य $17 से कम के थे। कंपनी के ऊपर मामूली कर्ज था। इस कंपनी में निवेश करते हुए वारन ने मूल्य आधारित निवेश के सिद्धांत का पालन किया। सन 1963 तक वारन की पार्टनरशिप कंपनी के पास बर्कशायर हैथवे के सार्वधिक शेयर थे। स्टॉक के क्षेत्र में पोर्टफोलियो का निर्माण। वर्ष 1965 में वाल्ट डिज्नी से निजी तौर पर मुलाकात करने के बाद वॉरेन ने वाल्ट डिज्नी कंपनी में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने काफी सोच समझ कर निवेश का फैसला उसी तरह लिया था जिस तरह कभी उन्होंने जीईआईसीओ में निवेश किया था। बाद में उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली कि किसी भी कंपनी के प्रबंधन से मिले बगैर या दौरा किए बगैर ही उसकी वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर ही निवेश के फैसले करने लगे। वॉरेन ने डिज्नी कंपनी के 5% शेयर $40 लाख में खरीदे थे। अगर उनके पास अधिक पूंजी होती तो वे $8 करोड़ चुकाकर पूरी कंपनी खरीद सकते थे, जिस कंपनी का वर्तमान बाजार मूल्य $40 अरब से भी ज्यादा है। अगर डिज्नी कंपनी में वे अपने आरंभिक निवेश पर कायम रहते तो वह बढ़कर आज $42 अरब हो गया होता, या इस पर 18% रिटर्न मिल रहा होता, जानी जिसमें डिविडेंड शामिल नहीं है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उस समय कंपनी की कुल कीमत $8 करोड़ थी, जिस राशि से आज कंपनी के किसी मनोरंजन पार्क में महज एक रोलर कोस्टर ही खरीदा जा सकता है। वॉरेन ने जिस समय इस कंपनी में निवेश किया था, उस समय डिज्नी ने मनोरंजन पार्क का विकास करने के लिए $1.7 करोड़ खर्च किए थे और तकरीबन 200 एनिमेटेड फिल्मों का निर्माण किया था। इसलिए वॉरेन के लिए या किसी और के लिए शोध के जरिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि कंपनी का वास्तविक मूल्य कितना अधिक था। आज अगर वॉरेन को इस कंपनी में निवेश करना हो तो इसके वास्तविक मूल्य को समझते हुए वे समूची कंपनी को खरीद लेना पसंद करेंगे, बशर्ते उनके पास पर्याप्त रकम उपलब्ध हो। वॉरेन ने उसी साल बर्कशायर हैथवे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह कंपनी बाद में उनकी होल्डिंग कंपनी और निवेश का जरिया बनी। इस कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल $19 प्रति शेयर थी, जबकि वॉरेन ने $14.86 प्रति शेयर की दर से खरीदारी की थी। इसमें कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों यानी कारखाना और उपकरण की कीमत शामिल नहीं थी। बोर्ड मीटिंग में वॉरेन ने बर्कशायर हैथवे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और कंपनी के वस्त्र व्यवसाय का संचालन करने के लिए कैन जैस को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। 36 साल की उम्र में वॉरेन के पास $50 लाख की दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। कुछ साल बाद ही उनकी पूंजी $1 करोड़ हो गई, जबकि उनकी निवेश साझेदारी $6.5 करोड़ हो चुकी थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 38 साल की उम्र में वॉरेन की पार्टनरशिप कंपनी सालाना $4 करोड़ से ज्यादा कमाई कर रही थी। सन 1968 तक उनकी निवेश साझेदारी $10.4 करोड़ हो चुकी थी। अपने सर्वाधिक कामयाब वर्ष के अगले ही वर्ष 1969 में वॉरेन ने साझेदार कंपनी को बंद कर सैकड़ों मिलियन डॉलर के पोर्टफोलियो को अपने साझेदारों में वितरित कर दिया। यह निर्णय लेते समय वॉरेन को लगा था कि बदले हुए हालात में उन्हें श्रेष्ठ मूल्य आधारित निवेश के अवसर ज्यादा नहीं मिल सकते हैं, जबकि शेयर धारकों की उम्मीदें आसमान को छूती जा रही थी। साझेदारों को उन्होंने जो संपत्तियां वितरित की उनमें बर्कशायर हैथवे के शेयर भी शामिल थे। उस समय वॉरेन का निजी हिस्सा $2.5 करोड़ था। तब उनकी उम्र महज 39 साल थी और वह बर्कशायर हैथवे का आधा स्वामित्व हासिल कर चुके थे। इसी समय उन्होंने बर्कशायर के शेयर धारकों के नाम सालाना खत लिखना शुरू किया, जो बाद में अत्यंत ही लोकप्रिय खत समझा जाने लगा। चूंकि संपत्ति निर्माण के क्षेत्र में वॉरेन की असाधारण कामयाबी को देखते हुए लोग उनके दिल की बात को जानना चाहते थे, अपने सालाना खत में वॉरेन अपनी कंपनी और शेयर बाजार के संबंध में सहज सरल अंदाज में उपयोगी जानकारियां देते थे। वॉरेन हमेशा अपने शेयर धारकों को साझेदार मानते रहे हैं और उनके साथ संवाद कायम रखने के लिए वे नियमित रूप से सालाना खत लिखते रहे हैं। अपने सालाना खत के जरिए वॉरेन निवेश संबंधी सिद्धांतों एवं जीवन दर्शन की व्याख्या करते रहे हैं और नए निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। वॉरेन के लिए एक और निर्णायक क्षण उस समय आया जब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप के जरिए संपत्ति सृजन करने की जगह
सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाले कॉरपोरेशन के तहत संपत्ति का सृजन करना शुरू किया। उसी वर्ष बाक्शा ने वस्त्र व्यवसाय से जहां $45,000 का उपचारण किया, वहीं बीमा, बैंकिंग और अन्य निवेशों से 10 गुना से ज्यादा $47 लाख का उपचारण किया। वारेन ने संपत्ति सृजन के नए तरीकों को आजमाना शुरू किया। बीमा और अपनी ऑपरेटिंग कंपनियों से अर्जित मुनाफे का इस्तेमाल वारेन अन्य व्यापारों को खरीदने के लिए करने लगे। इस तरह तेजी से संपत्ति का सृजन होने लगा। इसी विधि से वारेन लगातार कामयाबी के शिखर की ओर अग्रसर होते गए। वारेन की निवेश विधि को इस तरह समझा जा सकता है। बादशाह ऐसे व्यापारों में निवेश कर रही थी जिनसे उपचारण हो रहा था, और मुनाफे का पुनर्निवेश उन कंपनियों में कर रही थी जिनसे और अधिक मुनाफा हासिल किया जा सकता था। वारेन स्टॉक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की तरह खरीदी गई कंपनियों और उनके प्रबंधनों का भी संचालन करते थे। बादशाह ने इंश्योरेंस फ्लोर में $40 अरब का निवेश कर रखा था, जिनका उपयोग अन्य उपक्रमों के लिए किया गया, और इस तरह मुनाफे में बढ़ोतरी होती रही। लोग बादशाह को कैपिटल अलेक्टिंग मशीन कहकर पुकारने लगे। सन 1973 में जब शेयर बाजार में मंदी नजर आने लगी थी, बादशाह ने वाशिंगटन पोस्ट अखबार के सावर्धिक शेयर खरीद लिए। वारेन 30 साल पहले इसी अखबार को बेचा करते थे। इस अखबार में वारेन का निवेश आज तक बना हुआ है, और उन्हें हर साल डिविडेंड के रूप में $90 लाख मिलते हैं। यह राशि मूल खरीदारी की कीमत के बराबर है। एक साल बाद वर्ष 1974 में वैश्विक तेल संकट के समय बेयर मार्केट में वारेन की आधी पूंजी डूब गई। 1974 में जब शेयर बाजार में सुधार हुआ, तब बादशाह के प्रति शेयर की कीमत $290 हो गई थी, और 40 वर्षीय वारेन की कुल दौलत $14 करोड़ हो चुकी थी, जबकि वारेन उस समय भी सालाना $50,000 की तनख्वाह पर गुजारा कर रहे थे। फिजूल खर्ची से वे हमेशा दूर ही रहते थे। अगले 4 वर्षों में मूल्य आधारित निवेश और अपनी बीमा कंपनियों तथा अन्य कंपनियों के मुनाफे की सहायता से बादशाह के कॉर्पोरेट स्टॉक पोर्टफोलियो में $1.3 अरब की भारी भरकम राशि इकट्ठी हो चुकी थी। 1983 के आरंभ में बादशाह के प्रति शेयर की कीमत $775 थी, जो उसी साल बढ़कर $1300 प्रति शेयर हो गई थी। उस समय वारेन की कुल निजी संपत्ति $42 करोड़ थी, और अरबपति बनने की राह पर वह तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व के सर्वाधिक अमीरों की सूची में उनका नाम शामिल कर लिया था। अरबपति का दर्जा। सन 1985 में सस्ता विदेशी श्रम उपलब्ध होने तथा वैश्विक प्रतियोगिता बढ़ने के कारण वारेन ने बाक्शा टेक्सटाइल मिल को बंद कर दिया। यह बाक्शा हैथवे का मूल व्यवसाय था, जो अब नामात्र का ही रह गया था। एक साल बाद बाक्शा के प्रति शेयर की कीमत $300 हो गई थी, और इसके साथ ही वारेन अरबपति बन गए थे। वर्ष 1988 में वारेन ने अपने बचपन के व्यवसाय को नए सिरे से करने का मन बनाया था। 58 वर्षीय वारेन कोका कोला कंपनी के शेयरों की खरीदारी किसी दीवाने की तरह करने लगे थे। उन्होंने $1 अरब में कंपनी के 8% शेयर खरीद लिए थे। इस कंपनी में वारेन सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। 1936 में जब वारेन 6 साल के थे, तब कोक बेचकर उन्होंने 20% मुनाफा हासिल किया था। जानी बचपन से ही सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार के प्रति उनके मन में लगाव कायम था। सन 1988 में कोका कोला कंपनी अपने ही शेयरों को खरीद रही थी, और वारेन कंपनी के प्रबंधन से प्रभावित हुए थे। वे $5 प्रति शेयर की कीमत पर शेयरों की खरीदारी कर रहे थे। टेक्नोलॉजी स्टॉक की तुलना में वे कोका कोला को उत्पाद के रूप में भली भांति समझते थे, और अच्छी तरह जानते थे कि इस उत्पाद के जरिए किस तरह मुनाफा अर्जित किया जाता है। दुनिया भर के बाजार में इस उत्पाद की पैठ बन चुकी थी। वे जानते थे कि उनके अन्य निवेश की तरह कोका कोला में किया गया निवेश भी उन्हें निरंतर मुनाफा देता रहेगा। निवेश करने से पहले उन्होंने अंदर की जानकारियां जुटाने के लिए कोका कोला प्रबंधन से कोई संपर्क नहीं किया था। उन्होंने आम जनता के लिए उपलब्ध सूत्रों के आधार पर ही शोध करते हुए निवेश के लिए आवश्यक जानकारियां जुटाई थी। वह प्रबंधन से संपर्क करने की जरूरत नहीं समझते थे, क्योंकि उस समय कंपनी अपने ही शेयरों को खरीदने में जुटी हुई थी, और इस बात को निवेश के लिए अनुकूल लक्षण समझकर वारेन कोक के अधिक से अधिक शेयर खरीद लेना चाहते थे। वारेन ने कोक के 20 करोड़ शेयर खरीद लिए। पहले तो कोक के प्रबंधन को इस तरह की अप्रत्याशित खरीदारी पर चिंता हुई, मगर जब उसे पता चला कि खरीदारी वारेन ने की थी, तो उसकी चिंता दूर हो गई। चूंकि कई बार प्रतिस्पर्धा कंपनियां भी इस तरह की खरीदारी कर किसी कंपनी विशेष पर कब्जा करने की कोशिश करती है, वारेन कोक के प्रबंधन की इज्जत करते थे और कंपनी पर अपना नियंत्रण कायम करना नहीं चाहते थे। प्रबंधन ने वारेन को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। वारेन कंपनी के साथ लगातार सहयोग करते रहे हैं।
और उसकी उन्नति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उनका बड़ा बेटा हार्वर्ड कंपनी की बोटलिंग इकाई कोका कोला इंटरप्राइजेस का सदस्य है। दुनिया भर में सॉफ्ट ड्रिंक के 70% कारोबार पर कोक का कब्जा है। यह कंपनी प्रतिदिन 1 अरब 8 आउंस सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री कर रही है। वारन ने कोक में इसलिए निवेश किया क्योंकि वे जानते थे कि यह मूल्य आधारित निवेश होगा जो लगातार फायदा पहुंचाएगा। वारन के जीवन के आरंभिक हिस्से से कोका कोला, वाशिंगटन पोस्ट और जीईआईसीओ जुड़े रहे हैं। वयस्क होने पर वारन ने इन कंपनियों के शेयर खरीदकर अपने भावनात्मक लगाव का परिचय दिया। वह एक टेक्सटाइल मिल के स्वामी भी बने, जिसके मुनाफे का निवेश उन्होंने दूसरे कारोबार में किया और लगातार मुनाफा अर्जित करते रहे। सन 1988 तक वारन विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के स्वामी बन चुके थे। वह हर साल 4-5 कंपनियों का स्वामित्व हासिल करने लगे थे और एक विश्व प्रसिद्ध अरबपति बन चुके थे। लोग उन्हें ओमाहा का मसीहा कहकर पुकारने लगे थे। दुनिया भर में प्रबंधन और व्यवसाय से जुड़े विद्यार्थी वारन की सफलता पर शोध करते रहे हैं। अगर वे किसी कंपनी में रुचि दिखाना शुरू करते हैं तो अनायास ही उस कंपनी के शेयर के भाव में उछाल आ जाता है। कई बार वारन की रुचि की अफवाह फैलाकर कुछ कंपनी अपने शेयरों के भाव बढ़ाने की कोशिश करती रही है। बफे पार्टनरशिप के जरिए 13 वर्ष तक 29.55% औसत सालाना रिटर्न हासिल करते हुए और बाक्शे के जरिए 38 वर्ष तक 22.6% औसत सालाना रिटर्न हासिल करते हुए वारन ने 5 दशकों के निवेश के कीर्तिमान में सफलता के नए अध्ययनों की रचना की है। वारन ने बर्कशायर हैथवे के शेयरों की बिक्री को $4 करोड़ से बढ़ाकर $66 अरब तक पहुंचा दिया। एक मुक्त पूंजीवादी समाज में वारन निश्चित रूप से इकोनॉमिक वैल्यू के महानतम प्रयोग करता है। वह असाधारण प्रतिभाशाली व भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने गणित और व्यावसायिक दक्षता के तालमेल का अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि और स्वतंत्र विचार जैसे चारित्रिक गुणों का विकास कर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ऐसे गुण तो दूसरे लोगों में भी हो सकते हैं, मगर इन गुणों पर अमल करना सबके लिए आसान नहीं होता। खासतौर पर व्यवसायीकरण और उपभोक्तावाद के आर्थिक वातावरण में ऐसे मानवीय गुणों की सुरक्षा करना कठिन हो जाता है। वारन पूंजीवाद के विस्तार के युग में सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। पिछली सदी की शुरुआत में डॉक्टर जोन्स औद्योगिक सूचांक का औसत 66 था, जो 100 वर्ष में 11,000 तक पहुंच गया। इसी सूचकांक के जरिए पूंजीवाद के विकास का अनुमान लगाया जाता है। वारन ने निवेश के जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, उनके जरिए किसी भी आर्थिक वातावरण में सफलता हासिल की जा सकती है। जेपी मॉर्गन ने कहा था कि व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय उच्च चरित्र के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। वारन इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। वारन की तरह कोई भी व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना निवेश के सरल नियमों का पालन करते हुए प्रचुर संपत्ति का सृजन कर सकता है। मूल्य आधारित निवेश बनाम भीड़ के उन्माद पर आधारित निवेश। कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टर और ग्रोथ इन्वेस्टर के बीच फर्क बताते हैं। वारन मानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। निवेश का आशय है वर्तमान में पूंजी लगाकर भविष्य में मुनाफा अर्जित करना। आप किसी व्यवसाय के मालिक हैं या महज विक्रेता हैं, इस बात को निर्धारित करने के लिए वारन शुरू से कुछ सवाल पूछने की सलाह देते हैं। क्या आप किसी कंपनी के वर्तमान और भविष्य के उपचारण पर नजर रखते हैं या केवल उसकी कीमत के आधार पर ही उसका आकलन करते हैं? क्या आप अध्ययन और शोध के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं या आप दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं? जो मूल्य आधारित निवेश करते हैं वह स्वतंत्र चिंतक होते हैं। ऐसे लोग भीड़ के उन्माद के आधार पर निवेश का कोई फैसला नहीं करते। वह स्वयं शोध करते हैं और अनवरत अध्ययन करते हुए अपना स्वतंत्र मत विकसित करते हैं। वह दूसरों का निरीक्षण भले ही करते हैं, मगर किसी का अनुसरण हरगिज नहीं करते। ऐसे लोग स्वयं ही अपनी राह बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने निवेश की अपेक्षाओं, समय सीमा और जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करने के बाद ही निवेश का फैसला करते हैं। निवेश की परंपरागत मान्यता रही है कि कम उम्र में शेयरों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए और उम्र अधिक होने पर निवेश के सुरक्षित तरीके अपनाने चाहिए। निवेश करते समय उम्र, वैवाहिक स्थिति आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके विपरीत वारन की मान्यता है कि निवेश के लिए उम्र को आधार बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे शेयर खरीदना हो या किसी निश्चित आय यानी बॉन्ड के स्रोत में निवेश करना हो, उसकी गुणवत्ता और कम कीमत को चुनाव का आधार बनाना चाहिए। वारन मानते हैं कि निवेश की अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब निवेश के पास जानकारियां नहीं होती
या उसे मालूम नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। निवेश के प्रति बाजार का रवैया बनाम वारन बफे का रवैया। बाजार का रवैया भीड़, भावनात्मक, कीमत आधारित, विविधता, दर्शक, विश्वासघाती, ऊंची लागत और कर, बिक्री, औसत 6 महीने का स्वामित्व। वारेन का रवैया व्यक्तिगत, बुद्धिमत, मूल्य आधारित, एकाग्रता, मालिक, वफादार, कम लागत और कर, अध्ययन, आजीवन स्वामित्व। ऊपर की तालिका से बाजार और वारन के निवेश के तरीके के फर्क को आसानी से समझा जा सकता है।